अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम पे, और इसमें मैं एक ही लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है फॉर एमडीकेड स्टूडेंट्स, इस पे मैं बात करूँगा। इसमें मैं डिटेल डिस्कशंस बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर किसी को डिटेल देखना है तो मेरा ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम पे डिटेल में जो है वो लेक्चर्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत शार्ट जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उन प्रॉब्लम को एड्रेस कर लूँ जो एमडीकेट में स्पेशली स्टूडेंट जो है वो फेस करते हैं। तो जब भी आपके सामने लफ्ज़ केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाए तो एक बात याद रखें कि केमिकल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ होता है। हमारे साथ दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल और दूसरे होते हैं आपके साथ इरिवर्सिबल। तो जब भी मैं कहता हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपके माइंड में बात होनी चाहिए रिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मैं कहता हूँ कि मेरे साथ ये एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन, ये एक गैस है और ये रिएक्शन कर लेता है आयोडीन के साथ, ये भी आपके साथ एक गैस है, और इस रिज़ल्ट ये आप लोगों के साथ प्रोड्यूस कर लेता है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये जो रिएक्शन मैंने लिख लिया है डबल एरो से, जिसमें से ये एरो रिफ्लेक्ट करता है कि रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि सब मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट बेक चेंज इनटू रिएक्टेंट। तो ये है आपके साथ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात सादिक आएगी ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरे किस्म की रिएक्शंस आपके साथ वो होते हैं जो कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके साथ सोडियम सॉलिड और ये क्लोरीन गैस, ये आपस में रिएक्शन करके इट प्रोड्यूस NaCl, ये आपके साथ है सॉलिड। जब इसको मैं एक सिंगल एरो से शो कर लूँ तो मुकम्मल तौर पर रिएक्टेंट चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में। तो ये है आपके साथ इरिवर्सिबल रिएक्शन। और जब लफ्ज़ होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन तो एक बात बिल्कुल गौर से सुन लें कि यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई भी जिक्र नहीं होगा। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कुछ जो है वो वर्ड्स बार बार इस्तेमाल करेंगे। इनमें से एक लफ्ज़ आ जाएगा कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के सिलसिले में आप ये बात याद रखें कि जब आपके साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके साथ बराबर हो जाएं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हम इस स्टेज को नाम देंगे कि ये है आपके साथ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज। लिहाजा जब भी आज से कोई बंदा आपसे सवाल पूछ ले कि केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए सबसे बड़ा शर्त क्या है, इसके लिए सबसे बड़ा शर्त यह है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये आपके साथ बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। कुछ स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो उनका ये ख्याल होता है कि इस स्टेज पे मकदारें बराबर होती है। नो, ये बाई चांस शायद हो सके कि इनके कंसंट्रेशन बराबर हो, लेकिन ये ज़रूरी क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्राइटेरिया ये है कि जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उसी ही स्पीड के साथ प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। अलबत्ता आप एक बात कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मकदारें कांस्टेंट रहती है, यानी कंसंट्रेशन आपके साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स and product remain constant। लिहाजा दो चीज़ें सामने आ गई कि जब एक दफ़ा इक्विलिब्रियम स्टेज किसी रिएक्शन के लिए पहुंच आएगा तो उस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर होंगे और मकदारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट होगी, नॉट इक्वल, कांस्टेंट। अच्छा, अब क्या हम इसके लिए भी ये बात कर सकते हैं? नो, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब केमिकल इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है। इनमें से एक को हम नाम देते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और दूसरे को हम नाम देते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ऐसा इक्विलिब्रियम
जिसमें आपके साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब एक फेज में हो। एक फेज से मुराद ये है कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट या सब के सब गैसेस के फॉर्म में हैं, या आपके साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड और लिक्विड फॉर्म में है, तो हम इसको नाम देंगे कि यह है आपके साथ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। यानी सिंगुलर जो है इक्विलिब्रियम और प्लूरल है इक्विलिब्रिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन ये भी गैस, और आपके साथ HI ये भी आपके साथ गैस, तो देयरफॉर ये है आपके साथ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें, आप लोगों के साथ ये है Ca और दूसरा आपके साथ है CO3। अगर ये एक क्लोज कंटेनर में मैं ले लूँ, तो क्लोज कंटेनर में ये पैदा कर लेता है कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज सॉलिड, और ये आ गया आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ गैस। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दो चीज़ें, रिएक्टेंट और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों आपके साथ है सॉलिड फेज में, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड आपके साथ गैस फेज में है। तो हमारे साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे एक फेज में नहीं है, तो मैं इसको नाम दूंगा कि इट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। लिहाजा दिस इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, ये है आपके साथ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट कि हम बात कर लेते हैं अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेज पे, लॉ ऑफ मास एक्शन का मेन काम है इक्विलिब्रियम स्टेज पे। ये पेन ज़रा मुझे यहाँ पे दे दो। ओके, अब आप लोगों के साथ लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? आप लोगों के साथ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों के साथ मेन फंक्शन इसका क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुतालिक मैं बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यूज आप लोगों को बताऊं कि लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर आपको मैं कहूं कि दिस इज A प्लस B एंड B, दिस चेंज इनटू C एंड C, और ये आपके साथ D एंड D। फॉर एग्जांपल आपके साथ ये है गैस, ये आपके साथ गैस, ये गैस और ये आपके साथ गैस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आप लोगों के साथ अगर मैं आपको कहूं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे यहाँ पे कांस्टेंट आती है, उस पर हम बाद में आ जाते हैं, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन को कुछ टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको मैं नाम देता हूँ RF, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के रेज़ टू द पावर देयर कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है A और इसका कोफिशिएंट है B, तो जितना यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन रेज़ टू द पावर कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, उतना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी फास्ट ही होगा। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF, और ये आपके साथ AA और ये आपके साथ B एंड B। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो रेट ऑफ रिवर्स ये इन दोनों यानी प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन रेज़ टू द पावर देयर कोफिशिएंट। लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू KR, और ये बनेगा आपके साथ C रेज़ टू द पावर C, और ये आपके साथ D रेज़ टू द पावर D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्विलिब्रियम स्टेज पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा शर्त लिख लिया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फॉर इक्विलिब्रियम स्टेज। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि आप रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह आप लिख ले KF, और आप लिख ले A रेज़ टू द पावर A, this is B raised to the power B, this is equal to KR C raised to the power C, और ये आपके साथ D raised to the power D। इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि जितना टाइम गुजरेगा A और B का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, और जितना ये कम होता चला जाएगा आपके साथ जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो होता चला जाएगा।
और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। क्यों? बिकॉज जितना C और D बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आपके साथ बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपको मैं कहूँ कि KF और KR में क्या रेशो है, तो मैं लिख सकता हूँ कि KF डिवाइडेड बाई KR, हम इसको नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, और ये बराबर आ जाएगा आप लोगों के साथ C रेज़ टू द पावर C, और ये आपके साथ D रेज़ टू द पावर D, और ये आपके साथ A रेज़ टू द पावर A एंड B रेज़ टू द पावर B। अब यहाँ पे कभी कभी सवाल दिया जाता है कि KC किसके बराबर है, तो ये बराबर है KF डिवाइडेड बाई KR के, और ये बराबर है प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर देयर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर देयर कोफिशिएंट। और KC जो है ये टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपके साथ KC की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। और एक बात और कि KC की वैल्यू ऑफ KC इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर टेम्परेचर, कौन सी रिएक्शन के लिए? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जितना एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस रिएक्शन का, तो जो नया इक्विलिब्रियम आएगा उसके लिए KC की वैल्यू ज़्यादा होगी। और आपके साथ ये जो KC है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लिहाजा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, लिहाजा जितनी भी आपके साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, अगर उसका KC की वैल्यू आपने मालूम की है एट वन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KC की वैल्यू नए इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए कम ही होगी। ये भी एक पॉइंट था जिस पे मैं बात करना चाहता था। अच्छा, अब थोड़ा सा मज़ीद भी कुछ पॉइंट्स पे आ जाएं कि कुछ रिएक्शन के लिए हम KC की यूनिट कैसे लिखेंगे और KC का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। लिहाजा मैं दो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ अभी यहाँ पे जल्दी। एक है आप लोगों के साथ एक्सप्रेशन फॉर KC, यानी एक्सप्रेशन KC एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट रिएक्शंस एंड इट्स यूनिट, कि KC की यूनिट भी क्या होगी और एक्सप्रेशन भी आपके साथ क्या होगा। मसलन आपको मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दिस चेंज इनटू अमोनिया, ये आपके साथ गैस। अब मैं कहता हूं कि इसके लिए KC का एक्सप्रेशन लेके, तो KC का एक्सप्रेशन आप सिंपल इस तरह लिखेंगे कि KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आपके साथ बन जाएगा नाइट्रोजन रेज़ टू द पावर 1 एंड हाइड्रोजन रेज़ टू द पावर 3, बिकॉज अमोनिया का कंसंट्रेशन और इसका कोफिशिएंट है 2, तो आपने लिख लिया 2। नाइट्रोजन इसका कोफिशिएंट है 1, हाइड्रोजन और इसका कोफिशिएंट है 3, और यूनिट भी आप डायरेक्टली लिख लिया करें। यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पे है मोलैरिटी, और मोलैरिटी पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी पावर 1 मोलैरिटी पावर 3, तो ये बनेगा आपके साथ मोलैरिटी पावर 1, ये बनेगा मोलैरिटी पावर 3। तो ये आ जाएगा आपके साथ कि KC इज इक्वल टू मोलैरिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोलैरिटी पावर 4। तो ये आपके साथ कैंसल आउट, तो ये बनेगा आपके साथ मोलैरिटी स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाय मोल्स पर dm क्यूब, बिकॉज मोलैरिटी इज मोल्स पर dm क्यूब, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। आप लोगों के साथ एक और इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं कहता हूं कि दिस इज हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये भी आपके साथ गैस, ये भी गैस, ये और ये आपस में पैदा कर लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। मैं सवाल पूछता हूं कि व्हाट इज KC एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। तो एक बात तो सिंपल याद रखें कि अगर आपके साथ ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया हो, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं होमोजीनियस,
अगर आप यहाँ पे देख ले, अगर इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट बराबर हो, जिस तरह ये 2 1 + 1 2, बिकॉज यहाँ पे इनका कोफिशिएंट है 1 और इनका कोफिशिएंट है 1। अगर ये भी 2 हो और इनको आप जमा कर ले, ये भी 2 हो, तो इनकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपके साथ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 1 और ये आ जाएगा आपके साथ आयोडीन रेज टू द पावर 1। तो ये आ जाएगा आपके साथ मोलैरिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोलैरिटी स्क्वायर, मोलैरिटी दिस कैंसल आउट, तो आपके साथ नो यूनिट। अच्छा, एक चीज़ अब मैं और भी चाहता हूं कि आपको क्लियर हो जाए ताकि आपको प्रॉब्लम इसमें ना हो, ये भी ज़रा सीख लें। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक आपको डायरेक्टली एक तरीके बता लेता हूं कि Kc इज इक्वल टू मोलैरिटी और यहां पे आप लिख ले डेल्टा N। ये डेल्टा N क्या है? ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जब हेट्रोजीनियस होगा तो वो फिर आपको बता दूंगा कि इसका मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, डेल्टा N आपके साथ बराबर है कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। मसलन आपको मैं कहता हूं कि PCl5 here it is a gas और ये आपके साथ कन्वर्ट हो गया PCl3 it is also a gas और सेकंड है आपके साथ Cl2 it is also a gas। तो यहां पे कोएफिशिएंट क्या है? आपके साथ प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट है 2 माइनस यहां पे इनका कोएफिशिएंट है 1, तो आप इससे ये कर ले -1। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन? मोलैरिटी डेल्टा N, डेल्टा N इज इक्वल टू 1। तो ये जस्ट आ जाएगा आपके साथ मोलैरिटी और आपके साथ पर dm³। कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है कि वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें से Kc की यूनिट सेम कंसंट्रेशन की यूनिट के बराबर है और कंसंट्रेशन की यूनिट है मोलैरिटी, मोल्स पर dm³। तो ये भी आप जहन में याद रखा करें और इसको चेक भी कर ले कि आप लोगों का आंसर ठीक है या गलत। तो मैं इसको लिख लेता हूं कि Kc इज इक्वल टू PCl3, ये आपके साथ पावर 1, ये आपके साथ क्लोरीन, ये आपके साथ पावर 1 डिवाइडेड बाय P आपके साथ Cl5 और ये भी आपके साथ पावर 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें मोलैरिटी स्क्वायर, ये आ गया मोलैरिटी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया मोलैरिटी, दिस कैंसल आउट, दिस इज जस्ट मोलैरिटी। अच्छा, एक गलती जो कि अक्सर हमारे स्टूडेंट करते हैं तो वो भी आप लोग सुन लें कि जब आपके साथ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया हो, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस केस में अगर आपको मैं कहूँ कि राइट Kc, तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसको डिफरेंट अंदाज में एक्सप्लेन करना होगा। मसलन आपको मैं कहता हूँ कि दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये है सॉलिड, और फॉर एग्जांपल ये है आपके साथ कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी है आपके साथ सॉलिड, और ये है आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ गैस। मैं आपको कहता हूं कि राइट Kc एक्सप्रेशन। तो जब आप Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, तो इसमें लिक्विड यानी प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को कांस्टेंट ले लें और इसकी वैल्यू थर्मोडायनामिकली 1 पुट कर ले, तो फिर ये किसके बराबर बनेगा? तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है,
तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को तो लिखो बिकॉज ये गैस है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड को आप इस तरह तस्वर कर ले कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम एक्सप्रेशन में नहीं लिखते, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आप इसकी वैल्यू जस्ट 1 लिखें डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट तो कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने नहीं लिख लिया बिकॉज इट इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप 1 ml तस्वर कर ले थर्मोडायनेमिकली, तो मैंने लिख लिया कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी कांस्टेंट है तो लिहाजा ये ना लिखे, तो लिहाजा ये एक्सप्रेशन बराबर होगा Kc इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट विल बी इट्स यूनिट, तो इट्स यूनिट विल बी जस्ट मोलैरिटी एंड इट इज इक्वल टू मोल्स पर dm³। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ एक और रिएक्शन सपोज मैं तस्वर कर लेता हूं कि ये है मेरे साथ सल्फर, फॉर एग्जाम्पल सल्फर मेरे साथ है गैस बल्कि सॉलिड, और ये रिएक्शन कर लेता है विद ऑक्सीजन। मैं ये सपोज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, और ये आपके साथ कन्वर्ट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज आल्सो अ गैस। मैं कहता हूं कि व्हाट इज इट्स यूनिट एंड व्हाट इज Kc एक्सप्रेशन, तो ये है कांस्टेंट बिकॉज इट इज सॉलिड, तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे कि Kc इज इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन, और कांस्टेंट सॉलिड होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, आप डायरेक्टली इसको अपने जहन में 1 पुट किया करें, तो जब आप इसको 1 पुट करेंगे तो हम इसको लिखते नहीं है। तो ये व्हाट इज इट्स यूनिट, अब इसकी कोई यूनिट नहीं है बिकॉज मोलैरिटी डिवाइडेड बाई मोलैरिटी कैंसल आउट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पे मैं चाहता था कि बात हो जाए। अब हम आते हैं कि Kc के एप्लीकेशन क्या क्या है, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप ताकि आप जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर सके, यानी जस्ट इसको आप सुन सके और आप अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे देख लें आप लोगों के साथ यानी एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ Kc के 3 बड़े एप्लीकेशन हैं। इनमें से एक एप्लीकेशन है आपके साथ कि आप इसके ज़रिए बता सकते हैं एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन से मुराद क्या है? एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स कि है तो इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्शन ज़्यादा कंप्लीट है या कम कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक रिएक्शन दे देता हूं कि A दिस चेंज इनटू B, और मैं कहता हूं कि इसके लिए Kc की वैल्यू है 1×10⁻10। अगर आप यहां पे देख ले Kc की वैल्यू ये 1 से इंतहाई ज़्यादा है, तो Kc का एक्सप्रेशन किसके बराबर है? ये बराबर है B डिवाइडेड बाई A, और Kc की वैल्यू आपके साथ है सपोज 1×10⁻10, तो यहाँ पे 1 तो वैसे भी डिनोमिनेटर में बनता है। इट मीन्स कि न्यूमरेटर में है B और डिनोमिनेटर में है A। इसका मकसद सादा अल्फाज में ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रोडक्ट की मकदार ज़्यादा है और रिएक्टेंट की मकदार कम है, लिहाजा अगर प्रोडक्ट की मकदार इक्विलिब्रियम स्टेज पे ज़्यादा है तो इट मीन्स कि रिएक्शन ज़्यादा कंप्लीट है। इक्विलिब्रियम पहुंचा है, लेकिन इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले मेजॉरिटी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुके थे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके थे। तो ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं कि इट इज प्रोडक्ट डोमिनेटेड इक्विलिब्रियम, जिसमें प्रोडक्ट की मकदार ज़्यादा होती है। और अक्सर दोबारा मैं कहता हूँ कि इस कन्फ्यूजन में ना रहे कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे मकदार बराबर हो, फिर ये आपके लिए मसला बनेगा। सिर्फ और सिर्फ स्पीड बराबर होता है इक्विलिब्रियम स्टेज पे। अगर Kc की वैल्यू हो इंतहाई ज़्यादा, 1 से ज़्यादा हो, तो रिएक्शन ज़्यादा कंप्लीट होगा इक्विलिब्रियम स्टेज पे, यानी यह ऐसा रिएक्शन होगा जो फॉरवर्ड यानी जो चाहेगा कि वो प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो जाए। और अगर ये Kc की वैल्यू आपके साथ हो इंतहाई कम,
लेट्स सपोज 10 रेज़ टू द पावर -10। अब बहुत से स्टूडेंट का ये ख्याल होता है कि ये किसी की वैल्यू माइनस में है। नो, किसी की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती है। कम मीन्स माइनस। किसी वैल्यू माइनस होना इट मेक्स नो सेंस। माइनस ये बेसिकली नहीं है, इससे मुराद है 0.00000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपके साथ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये देखिए 0 से कम नहीं है, बल्कि ये मतलब है कि 1 से इंतहाई कम है। तो जब किसी की वैल्यू इंतहाई कम हो तो फिर इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल C चेंज इनटू D, ये मैं सपोज कर रहा हूँ। तो किसी की वैल्यू इट विल बी इक्वल टू D और ये डिवाइडेड बाई C। अगर ये बराबर है 110 रेज़ टू द पावर -10, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 10। इसको मैं नीचे ले आया। ऊपर क्या है? प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में क्या है? रिएक्टेंट। इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रोडक्ट इंतहाई कम है और रिएक्टेंट इंतहाई ज़्यादा है। इट मीन्स इट इज़ रिएक्टेंट डोमिनेटेड इक्विलिब्रियम। लिहाजा जब किसी की वैल्यू 1 से इंतहाई कम हो तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट इंतहाई ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट की मकदार बहुत कम होगी। और जब किसी 1 के करीब हो तो तकरीबन आपके साथ 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट। अच्छा, अब हम एक और पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आप लोगों के साथ डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि आप इसके ज़रिए डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन भी बता सकते हैं। तो लिहाजा डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, ये आपके साथ डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस के लिए यू नीड 2 क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि दिस इज A एंड A, दिस चेंज इनटू B एंड B। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंचेगा तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे किसी की वैल्यू आपके साथ बराबर होगी B रेज़ टू द पावर B डिवाइडेड बाई A रेज़ टू द पावर A। और एक बात और भी नोट कर ले कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच आएगा तो वट एवर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज एंड वट एवर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो किसी की वैल्यू आपके साथ हमेशा के लिए कांस्टेंट ही बनेगी, बशर्ते कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो एक किस्म का कंसंट्रेशन लेता है और दूसरा स्टूडेंट A का एक दूसरा कंसंट्रेशन लेता है और टेम्परेचर सेम रखता है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंचेगा तो B और A का जो रेशो बनेगा KC का, वो आपके साथ हमेशा के लिए क्या बनेगा? सेम ही बनेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे किसी किस्म की जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब ये तो फिक्स हो गया, जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो किसी की वैल्यू आपने ऑलरेडी मालूम की होगी और ये फिक्स ही होगी। लेकिन यहाँ पे एक और क्वांटिटी है जिसका नाम है QC। QC मैथमेटिकली बिल्कुल KC की तरह ही है, लेकिन ये B और A का रेशो है एट एनी स्टेज, इक्विलिब्रियम हो या ना हो, वी कॉल इट QC। अब अगर आपके साथ QC और KC आपस में बराबर हो तो ये आपके साथ इक्विलिब्रियम ही है, लिहाजा ये आपके साथ इक्विलिब्रियम है। लेकिन जब आपके साथ QC ये ग्रेटर हो KC से तो रिएक्शन जाएगा रिवर्स में, इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए ये रिवर्स में ही जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, लिहाजा इट विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट विल चेंज इनटू रिएक्टेंट, लिहाजा रिवर्स डायरेक्शन, लिहाजा ये भी नोट कर लें। और इसके बाद इफ QC इज स्मॉलर देन KC तो फिर भी इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड में, लिहाजा ये भी आप याद रखा करें।
तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि आपको क्लियर हो जाएं। अब हम लोग एक और टॉपिक की तरफ आते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लें कि कभी कभी कोई स्टूडेंट को कुछ और इशू में यानी कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। ओके, अब यहाँ पे कभी कभी पर्टिकुलरली पंजाब के टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं ये एक कंटेनर है और कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर का वॉल्यूम है V। इसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन जो है वो आपके साथ है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दे रिएक्ट और यहाँ पे ये अमोनिया पैदा कर लेता है, गैस और ये गैस और ये गैस। अच्छा, अब अगर हम इस तरह कर ले कि हम इसका ले ले स्टार्ट में इनिशियल मोल्स, हम स्टार्ट में अगर इसके ले ले A और इसके ले ले B, हो सकता है कि आपको एग्जाम में A और B की बजाय कुछ मोल्स इस तरह से दे दे, जिस तरह 1 मोल्स, 2 मोल्स, 3 मोल्स। तो A इज वेरिएबल, B इज वेरिएबल। जो आपको मोल्स दिए जाते हैं इससे मुराद ये है, इनको मिक्स किए गए और जब यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं था तो टाइम तो 0, तो इसकी मकदार भी क्या थी 0। जब टाइम गुजरेगा तो इनके मोल्स कम होंगे, इसके मोल्स कम होंगे और इसके मोल्स ज्यादा होंगे। लिहाजा कुछ टाइम के बाद, लेट्स सपोज कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम t, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के मोल्स में कमी आ गई। तो यहाँ पे अगर आप देख ले, इनका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ये है कि अगर इसके 1 मोल्स इस्तेमाल होंगे तो इसके 3 मोल्स ही इस्तेमाल होंगे। अब लिहाजा आपके साथ ये बनेगा -x, x इज माई वेरिएबल, आई डोंट नो, इट इज माई अननोन वेरिएबल जिसको मैं मालूम करना चाहता हूँ। सपोज आप ये कहें, या x फॉर एग्जाम्पल इसमें चेंज आ रहा है, इसमें कमी आ रही है। अगर इसमें 1x की कमी आ रही है तो इसमें 3x की कमी आएगी, बिकॉज अगर इसका 1 मोल इस्तेमाल होगा तो इसके 3 मोल्स ही इस्तेमाल होंगे। तो इसमें जो कमी आ रही है वो है आपके साथ -3x। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आफ्टर टाइम t इसके कितने मोल्स बनेंगे। तो अगर इसका 1 मोल इस्तेमाल होगा यानी x मोल, इसके अगर 3x कमी आएगी तो इसमें 2x का इजाफा होगा। ये इसमें इजाफा है, इंक्रीज है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज, फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेज व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल तरीका ये है कि आपने जो स्टार्ट में मोल्स लिए हैं A माइनस A, ऐसे जो कंज्यूम हो गए वो माइनस कर ले। तो ये है आपके साथ नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेज। लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट इक्विलिब्रियम। तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब ये क्या बनेगा आपके साथ, ये बनेगा आपके साथ B माइनस 3x स्टार्ट, B जो कंज्यूम हो गए -3x, तो ये बनेगा आपके साथ 0 + 2x, दिस इज 2x। ये नंबर ऑफ मोल्स है, नॉट कंसंट्रेशन। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो मैं लिख लेता हूं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में सवाल दिया जाता है कि लेट्स सपोज वॉल्यूम इज 2, तो फिर आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम है V, तो लिहाजा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो ये बराबर होगा आपके साथ A माइनस x डिवाइडेड बाई V। एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बराबर होगा B माइनस 3x डिवाइडेड बाई V। और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये बराबर होगा आपके साथ 2x डिवाइडेड बाई V। तो अब मैं कहता हूं कि राइट किसी एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो अब आपको पता है कि किसी
बराबर किस चीज़ का होगा, के सी बराबर होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट, तो ये बनेगा अमोनिया रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन रेज टू द पावर 1 और ये हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3। तो ये आपके साथ बराबर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये है 2x डिवाइडेड बाय v और यह आ जाएगा पावर स्क्वायर बिकॉज कंसंट्रेशन तो बराबर आ गया 2x डिवाइडेड बाय v, तो इसके ऊपर पावर 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन, तो ये बनेगा a माइनस x डिवाइडेड बाय v और फॉर हाइड्रोजन ये बनेगा आपके साथ b माइनस 3x डिवाइडेड बाय v होल पावर 3। तो ये आपके साथ बनेगा 4, ये आपके साथ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v पावर 3 v पावर 1, तो ऐसे आ जाएगा v पावर 4, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा v पावर 4 डिवाइडेड बाय a माइनस x डिवाइडेड बाय b माइनस 3x, दिस एंड दिस कैंसल आउट, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर एंड v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस x b माइनस 3x, तो यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पर b पावर 3 एंड दिस इज माय एक्सप्रेशन। और ये बाकी अब आप लोगों ने तरीका सीख लिया है, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को हल करने के लिए ये अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आई वुड लाइक कि मैं इस पे बात कर लूँ, वो है आपके साथ ले चाटलियर प्रिंसिपल, लिहाजा वो भी आप लोग देख लें कि व्हाट इज ले चाटलियर प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक साथ लिख लिया, यहाँ पे एक उसूल है Le Chatelier प्रिंसिपल, बेसिकली द वर्ड इज Le Chatelier, लेकिन अब अगर हम Le Chatelier कह दे या Le Chatelier कह दे ये कोई मसला नहीं है। Le Chatelier प्रिंसिपल का सादा मकसद ये है कि अगर आपके साथ एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज तक आ चुका है, इफ इट इज एट इक्विलिब्रियम स्टेज, और आप इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई कर ले। कंस्ट्रेंट की एप्लीकेशन से मेरा मुराद ये है कि अगर आप इस तरह कर ले कि प्रेशर को चेंज कर ले, टेम्परेचर को चेंज कर ले, और आप प्रेशर यानी ये तमाम कंडीशन अगर आप चेंज कर लें तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, और ये जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है, स्ट्रेस अप्लाई करने से मुराद ये है कि अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज किया है, प्रेशर चेंज किया है या आपने टेम्परेचर चेंज किया है, तो ये स्ट्रेस को कम करने के लिए या फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेज इज लो एनर्जी स्टेट। अब फॉर एग्जांपल आपके साथ एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये ऑलरेडी आपके साथ इक्विलिब्रियम स्टेज पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल हेयर इट इज अ गैस एंड हेयर इट इज अ गैस। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्शन आ चुका है। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेज पे नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाऊं और मैं हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन भी बढ़ाऊं, बाहर से कुछ मकदार डाल दूं, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए दो चीज़ें बराबर होना ज़रूरी है कि वहाँ पे QC और KC आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन raised to the power 1 and hydrogen raised to the power 3, और मेरे साथ यहाँ पे है KC और KC का भी सेम एक्सप्रेशन, और ये आपके साथ नाइट्रोजन और ये आपके साथ हाइड्रोजन। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेज मौजूद है, और हमें ऑलरेडी पता है कि जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो इक्वेशन है, अगर आप इसके अंदर अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मकदार डाल दें तो ये आपको एक पर्टिकुलर, एक खास कांस्टेंट वैल्यू देगी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब आपने अगर इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड कर लिया तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मकदार चेंज कर ली। अगर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मकदार आप चेंज करेंगे तो अब QC और KC की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर सेम नहीं होगी
तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है। स्ट्रेस को कम करने का एक ही तरीका है कि ये फॉरवर्ड में जाए, तो ये रिएक्शन चला जाएगा फॉरवर्ड में, और ये फॉरवर्ड में उस वक्त तक जाएगा जब तक ये दोबारा इक्विलिब्रियम को अचीव ना कर ले। अब फॉर एग्जांपल आपने इस तरह कर लिया केस नंबर 2 कि आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बजाय आपने अमोनिया को ऐड किया, तो आपने प्रोडक्ट के साइड पे स्ट्रेस अप्लाई किया है। तो अगर आपने प्रोडक्ट के साइड पे स्ट्रेस अप्लाई किया है तो रिएक्शन विल प्रोसीड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ताकि स्ट्रेस आप कंसंट्रेशन को वो कम से कम कर ले। लिहाजा एक बात सुन ले कि जब भी आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि अगर ये भी बढ़ जाए और ये भी बढ़ जाए, दोनों को अगर हम बढ़ाएं तो फिर क्या होगा। फिर डिपेंड करेगा कि आपने ये कितना बढ़ाया है, ये कितना बढ़ाया है, ये कितना बढ़ाया है। जब आप QC की वैल्यू में ये वैल्यू पुट कर ले, अगर QC की इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर ले, अगर QC की वैल्यू किसी से ज़्यादा आ जाए तो इट विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अगर आपके साथ QC की वैल्यू किसी से कम आ जाए तो इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लिहाजा फिर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसको कैलकुलेट ना कर लें। इसके बाद दूसरा फैक्टर जो अक्सर स्टूडेंट को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसको सीखने के लिए आप 2-3 चीज़ों पे गौर कर लें। हमेशा के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। क्या मकसद? फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये आपस में जब अमल कर ले तो यहाँ पे ये पैदा कर लेता है अमोनिया, लेकिन साथ साथ ये हीट भी पैदा करता है, डेल्टा H भी पैदा करता है, हीट भी। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। लेकिन जब ये रिएक्शन वापस आएगा तो अमोनिया के मॉलिक्यूल कुछ हीट इस्तेमाल करके इससे बनेगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो और रिवर्स में एंडो। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन पे ये एंडोथर्मिक हो। अब अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो टेम्परेचर बढ़ाने का मकसद ये है कि रिएक्शन वहां पे जाएगा जिस डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक हो। तो आप जरा डायरेक्टली रिएक्शन पे गौर कर लें। फॉरवर्ड में जब ये जाएगा तो ये प्रोडक्ट भी पैदा करेगा और हीट भी, तो फॉरवर्ड में ये है एक्सोथर्मिक और रिवर्स में ये है एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ये रिएक्शन आएगा बैकवर्ड में, और टेम्परेचर के कम करने से ये वहां पे जाएगा जिस साइड पे ये हो एक्सोथर्मिक। तो लिहाजा 2 बातें आ गई। टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन वहां जाएगा जिस साइड पे ये एंडोथर्मिक हो। अगर वो फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड में जाएगा, अगर ये रिवर्स में एंडोथर्मिक है तो रिवर्स में जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपके साथ टेम्परेचर को आप कम कर लेंगे तो टेम्परेचर के कम करने से रिएक्शन वहां पे जाएगा जिस साइड पे ये एक्सोथर्मिक हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर कम किया, तो टेम्परेचर के कम होने से अब ये उस साइड पे जाएं जिस साइड पे ये एक्सोथर्मिक हो। अब यहाँ पे देखें जब ये फॉरवर्ड में जाएगा तो इट इज एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर के कम करने से इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये उस साइड में जाएगा जिस साइड पे ये एंडोथर्मिक हो। लिहाजा अब इस पे जरा गौर कर ले कि एक और एग्जाम्पल से हम इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ 2 रिएक्शन और हैं, इनको भी आप लोग जरा फोकस कर लें। आपके साथ ये फर्स्ट रिएक्शन है में जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है और हाइड्रोजन पैदा कर लेता है। अब जरा इस रिएक्शन को देख लें तो इस रिएक्शन में ये रिएक्शन आपके साथ है एक्सोथर्मिक। व्हेनेवर यहाँ पे आपको डेटा मिल जाए तो आप इसको ये समझे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इट इज एक्सोथर्मिक। अब यहां पे देख लें ये रिएक्शन के साथ है एक्सो, माइनस मीन एक्सो, इट मींस कि रिएक्शन फॉरवर्ड में है एक्सो, लिहाजा फॉरवर्ड में ये है एक्सोथर्मिक। और जब ऑटोमेटिकली जब ये फॉरवर्ड में एक्सो होगा इट मींस हीट यहां पे पैदा हो रहा है, हीट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जब ये रिवर्स में आएगा तो इट इज एंडोथर्मिक। तो जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा
तो ये रिएक्शन आएगा बैकवर्ड में। लिहाजा अगर आपको एमसीक्यूज दिया जाए कि ये रिएक्शन है और आप इसका टेम्परेचर जब बढ़ाएं तो वेयर इट विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे आ जाएं, ये है प्लस मीन्स एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स के फॉरवर्ड में जब ये जा रहा है इट इज एंडोथर्मिक, लिहाजा फॉरवर्ड में ये चला गया, ये है आपके साथ एंडोथर्मिक बिकॉज इट इज प्लस। एंडोथर्मिक मीन्स के हीट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज हीट को ये एब्जॉर्ब्स करके ये बनाता है, और रिवर्स में इट इज एक्सोथर्मिक। जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा ये वहां पे जाएगा जहां पे प्रोसेस एंडोथर्मिक हो। तो टेम्परेचर को जब मैं बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड में। इट मीन्स कि पोटाशियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो टेम्परेचर के कम होने से ये वहां पे जाएगा जहां पे ये एक्सोथर्मिक, तो फॉरवर्ड में इट इज एक्सोथर्मिक, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्रेशर गैसियस रिएक्शन पर ही होगा। लिक्विड और यानी अगर आपके साथ कहीं पे रिएक्शन लिक्विड फेज में हो रहा है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स भी लिक्विड में है और आपके प्रोडक्ट भी लिक्विड्स में है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। गैसियस इक्विलिब्रिया पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा। लेकिन अगर हालात ऐसे हो जिस तरह नाइट्रोजन यानी हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये भी गैस और इससे बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी आपके साथ एक गैस। अब ये है तो आपके साथ गैसियस स्टेट में, लेकिन यहाँ पे देख ले इनके कोफिशिएंट है 1 and 1, ये आ गए 2 और इनके 2। तो जब आपके साथ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कोफिशिएंट बराबर हो, अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में भी हो तो प्रेशर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होगा। लिहाजा अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रेशर को बढ़ाऊं तो ये रिएक्शन ना फॉरवर्ड में बढ़ेगा ना बैकवर्ड में बढ़ेगा। जितना ये फॉरवर्ड में जाएगा उतना ये रिवर्स में भी आएगा। अब यहाँ पे देख ले नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये एक रिएक्शन है और ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, लिहाजा ये इक्विलिब्रियम स्टेट है और ये भी आपके साथ गैस, ये भी आपके साथ गैस, ये भी आपके साथ गैस। अब अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं तो रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे इनके कोफिशिएंट के मोल्स की तादाद कम हो। तो यहाँ पे मोल्स की तादाद कितनी है 2, यहाँ पे है 3 + 1 4। तो कहाँ पे मोल्स की तादाद कम है, यहाँ पे। प्रेशर के बढ़ाने से गैसियस स्टेट में रिएक्शन वहां पे जाएगा जहां पे मोल्स की तादाद कम से कम हो। तो यहाँ पे मोल्स की तादाद है 2 और यहाँ पे है 4, तो प्रेशर के बढ़ाने से इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं प्रेशर को कम करूंगा तो फिर ये वहां पे जाएगा जहां पे मोल्स की तादाद ज्यादा हो। तो प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, 4 से जाएगा 2 की तरफ, प्रेशर को मैंने कम कर दिया तो ये 2 से आ जाएगा 4 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक कि मैं इस पे बात कर लूँ, बस फिर क्लास ख़त्म कर लेते हैं और कुछ चीज़ें जो रह जाती है उसके लिए एक और भी लेक्चर रख लेंगे, पर्टिकुलरली फॉर बफर सोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड थिंग लाइक दिस। ये है आपके साथ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज सॉलिड, दिस चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज सॉलिड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ गैस। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर मैं इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट मजीद ऐड कर लूं तो रिएक्शन कहां पे जाएगा, तो बात गौर से सुन लो। सॉलिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, वट एवर क्वांटिटी आप इसमें ऐड कर लें, जितनी भी आप मकदार इसमें ऐड कर लें, लेकिन एक बात याद रखें कि कैल्शियम कार्बोनेट की मकदार कांस्टेंट ही होती है, 5 मोल्स हो या 10 मोल्स, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। इसलिए अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट ही है। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर लूं तो वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड नॉट अफेक्टेड, व्हाट्स द रीजन, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। अलबत्ता अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर लूं तो ये रिवर्स में जाएगा, लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दूं तो कमी आएगी, इस कमी को पूरा करने के लिए रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
प्रेशर मैं बढ़ाऊंगा, इस पे इफेक्ट होगा नो, इस पे इफेक्ट होगा नो, लेकिन यहाँ पे गैस है तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इट विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे मोल्स ज़्यादा है गैस के और वहाँ पे कोई भी गैस के मोल्स नहीं है, तो जितना मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा इट विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये कुछ बातें थी जिस पे बात करना ज़रूरी था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर इस पे बाद में कर लेंगे।